हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। हमारा ग्रामर चल रहा है यहाँ पे। बेसिक से ग्रामर को हम देख रहे हैं कंप्लीट। एसएससी बैंकिंग CDS NDA का सिलेबस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बेसिक ग्रामर का भी हम वीडियोस आपको देते रहते हैं। आप किसी भी तरह से तैयारी करने वाले हैं, बेसिक का करना हो, एडवांस का करना हो, तो इस सेशन से आप जुड़ सकते हैं। मेरा चैनल का नाम ही A to Z इंग्लिश है। यहाँ पे पूरे कंप्लीट इंग्लिश हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी बेसिक चीज़ चल रहा था। हमने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश देखा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखे थे, कितने तरह के होते हैं। अगर आप पहले वाले वीडियो इसके नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक दूसरे से दोनों लिंक है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सेंटेंस का। क्या है? सेंटेंस का, है ना। अगर सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर अपना प्यार देकर, है ना, लाइक करना है। और अगर चैनल पे नए हो तो बार बार रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कंप्लीट हम आपको एसएससी बैंक CDS NDA का सिलेबस को कवर करेंगे, है ना, प्रैक्टिस सेशन के साथ, ठीक है। तो चलो आज का ये सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटेंस का। चलिए प्यार से इस चीज़ को समझिएगा। चलिए एंजॉय करते हैं। हमने कहा कि सेंटेंस, पहली बात तो ये समझना है कि सेंटेंस को आप हिंदी में कहते हो वाक्य। क्या कहते हो? तो हर एक बात को बड़े प्यार से समझाने वाले हैं हम। ध्यान से समझिएगा, ये वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो चलो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि ये सेंटेंस, ध्यान से समझिएगा हर एक बात को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये सेंटेंस आपको पता रहेगा तभी आपके एग्ज़ाम में एक नरेशन पूछता है। और अगर हम मेंस की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नरेशन से बहुत ज़्यादा होते हैं। पीटी में भी अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है ना, एक तो ज़रूर रहता है ना, नरेशन और वॉइस से। तो सेंटेंस वहाँ पे ज़रूर, है ना, काम आएगा। सेंटेंस क्या होता है? तो हमें कहा गया कि सेंटेंस, ये बचपन से हम चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, वो चीज़ को आपको हम लिखकर बता देते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है मेरे भैया, मेरे शेर, बता दो। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहने से सेंटेंस का डेफिनेशन कंप्लीट है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आपने सही कहा कि सर इसके साथ एक चीज़ और लगाना होगा, विद कंप्लीट। क्या कहना होगा प्यारे? विद कंप्लीट मीनिंग। हाँ कि ना? समझ में आया चीज़ की नहीं आया? सेंटेंस क्या होता है? तो बोलना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग के जगह पे कहीं कहीं आपको सेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चीज़ें दोनों एक ही है, ठीक है। चलो अब इस बात को एक तरीका और है हमारे पास एडवांस तरह से समझने का। इसको आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो सर अरेंजमेंट। क्या बोल दो आप? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या कहोगे मेरे बाबू? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये आपका शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? ये शब्दों का समूह होता है। इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। अब इस शब्दों के समूह को कहीं पे लिख दोगे तो कभी भी उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है, नियम कानून होता है। जैसे हमारा एक फैमिली होता है, सेंटेंस को अगर हम फैमिली मान लेते हैं तो देखना घर में एक मुखिया होते हैं, पापा, है ना, फादर क्या होते हैं कि मेन होते हैं, उनके अनुसार आपको चलना होता है। नहीं, कोई बेटा अगर एक 12 बजे रात को आ रहा है, एक 3 बजे भोर में आ रहा है ना, तो ये गलत है। उसको क्या करना होता है? सब मिलकर सही करता है, किसी के अरेंजमेंट गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट किसको करना है? शब्दों का करना है। अगर यही शब्द अपने जगह से गलत जगह पे यूज कर दिए गए हों, इसी को सिंटेक्स एरर के नाम से जानते हैं, जो हम आगे एडवांस में आपको जब पढ़ाएंगे तो हमें बताएंगे एरर कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए कि ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का अरेंजमेंट है, सजाना है। अब इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को मेरे बाबू एक और नाम देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर। क्या नाम दे दिए? अब देखो ये स्ट्रक्चर क्या होता है? बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो कि स्ट्रक्चर क्या होता है। गुरुजी ने आपके पढ़ाए होंगे कि स्ट्रक्चर लिखो जी, सब्जेक्ट प्लस V1 या VY प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो गया। बेटा हमने ये नहीं कहा,
हमने कहा कि स्ट्रक्चर होते क्या हैं, बनावट हम आपको हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, ये बताना है कि इसको हम कहेंगे किसको स्ट्रक्चर, है ना। समझने वाली बात यहाँ है। तो याद रखना स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जब हम शब्दों को अरेंज करते हैं इसी को हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब किसी भी वाक्य का जो हमारा स्ट्रक्चर होने जा रहा है ना भैया, ये आपको याद रखना है कि 3 तरह से बटेगा। सबसे पहला जो हमारा निकल कर आता है ये होता है सब्जेक्ट। एकदम बेसिक से बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो होता है हमारा भैया वर्ब, और उसके बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, है ना। अदर वर्ड्स अगर आए तो आ भी सकते हैं ना। सेंटेंस को हमने पहले बोला कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड हुए। अगर इसको हम एकदम खाटी देहाती भाषा में आपको बताना चाहे तो बेटा इसको आप फैमिली कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फैमिली। अब बताओ क्या फैमिली एक से सिंगल से बन सकता है? अगर मान लो कि आप अकेले रह रहे हो, कहीं पे बाहर में पढ़ रहे हो रहकर, ठीक है, कोई पूछे किसके साथ, तो क्या बोलोगे? फैमिली के साथ रहते हैं। बिल्कुल नहीं। आप अकेले फैमिली कैसे बना सकते हो? हाँ, लेकिन भैया मेरे अगर हम आपसे कह दें और उसके बाद अगर आपका जॉब हो जाता है, शादी हो जाती है ना, तो आपसे अगर कोई पूछे किसके साथ रहते हो, क्या बोलोगे? सर फैमिली के साथ रहते हैं। समझ में आ रहा है फैमिली कितना से बना? फैमिली बनाने के लिए कम से कम 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहला तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक वर्ब का ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो कि बाद में तुम एक्शन करोगे, तुम्हारा चुनु मुनु होगा, ठीक है। अब चुनु मुनु तुम्हारा क्या कहलाएगा? ए ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, जिसके घर में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची भी रह रहे हैं वो अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो फैमिली बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर का होना जरूरी है ना। एक सब्जेक्ट का मतलब 2 हम सब्जेक्ट को मान रहे हैं, मतलब उससे, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कुछ भी आएंगे वो अदर वर्ड्स में हमारे आएंगे। ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अलावा और भी आ रहे हैं तो अदर वर्ड्स में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब सेंटेंस 2 से ही बनेगा, सब्जेक्ट और वर्ब से। तो कम से कम हमने यहाँ पे आपको समझाया कि 3 चीज़ रहेगा स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी। अब बात को यहाँ समझ लो कि कोई पूछे कि ये सब्जेक्ट क्या होते हैं तो क्या बोलोगे? बोलो सब्जेक्ट किसे कहेंगे? तो याद रखना कि सब्जेक्ट होता है वर्कर। हमारा कौन होता है सब्जेक्ट? वर्कर। वर्कर को ही शायद एक और नाम दिया जाता है डूअर, जो काम करने वाला हो, है ना। वर्कर या डूअर इज कॉल्ड, आप क्या बोल सकते हो? इसको बोलोगे सब्जेक्ट, है ना। वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वर्कर होता है। जैसे अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं बेटा, हम हुए सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी काम करने वाला सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बताओ कि ये वर्ब क्या होते हैं? हमने आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर जाकर देख लें। वहाँ पे आपको नाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे हमने सबको कवर किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, सारे को, तो हर को हम एक बहुत बेसिक तरीके से बताए हैं, आप ज़रूर देख लेंगे। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। इस एक्शन वर्ड को मेरे भैया 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक को तुम कहते हो हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हो आप? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। अब याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, तो याद रखिएगा इज को, एम को, है ना, आर को, और किसको प्यारे? वाज को, वर, है ना, और भी होते हैं जैसे हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, etc। ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। अब मेन वर्ब हमारा कौन होता है? तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ये 5 हमारे मेन वर्ब की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि सब्जेक्ट और वर्ब आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा है ए ऑब्जेक्ट। क्या होता है? बात को समझिएगा। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट विच इज अफेक्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, हम एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, आप लिख लोगे, है ना। बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट विच इज अफेक्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट।
मतलब ओवरऑल हमने आपको ये बताना चाहा कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जब कोई भी सब्जेक्ट एक्शन करता है, इसके एक्शन से जो प्रभावित होता है, जिस पे प्रभाव पड़ेगा, है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। पॉइंट क्लियर है? आप लिख लोगे उस चीज़ को, हमने समझा दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो कि हमने कहा कि रवि, ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है ईट्स अ मैंगो। बड़े प्यार से समझें इस बात को। रवि ईट्स अ मैंगो में रवि क्या है? मेरा सब्जेक्ट होगा। ईट्स है हमारा वर्ब, ए आपका V5 है ना, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब मैंगो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। देखो रवि एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट है, वर्कर है, डूअर है, इसका खाना एक्शन हो रहा है। खाया किसको? तो आप कहोगे सर मैंगो का। ए आपको मैंगो खाया है और प्रभावित कौन हुआ? आम हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पॉइंट क्लियर है ना? तो आपको सब्जेक्ट वर्ब, हाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि रवि ईट्स अ मैंगो ही बोलेंगे, आप ऐसे भी सिंपल बोल सकते हो कि सर क्या हम अगर रवि ईट्स कह दें तो क्या हमारा कहना गलत होगा? ना बेटा, हमने ऐसा आपको पहले ही बता चुका है कि कभी भी कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब से ही स्टार्ट होता है। हाँ, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ये और बढ़िया है। इसको हम आइडियल सेंटेंस कहेंगे। जब पैसिव वॉइस बताएंगे तो वहाँ पर हम एक चीज़ आपको ज़रूर बताएंगे कि बेटा याद रखना, उसी का पैसिव वॉइस बनता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। है ना मज़ेदार की बात, है ना? तो इस चीज़ को छोटा छोटा ये पॉइंट आपको समझाते चलेंगे, आप सीखते चलिएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेंटेंस क्या होते हैं, कितने तरह के हुए, ये चीज़ को अब हम डील करते हैं कि इसके प्रकार के बारे में जान लीजिए। थोड़ा सा बेसिक चीज़ एक और है, उसे हम पहले मिलाना चाहेंगे, इसको बात को समझ लो। करा सेंटेंस के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। मेरे शेर मेरे चेला, याद रखिएगा, ये चीज़ को हम छोड़ कर आते हैं, हमें ये चीज़ से दूर किया जाता है कि सेंटेंस के दो पार्ट भी होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो हम अलग देखेंगे, पहले ये समझ लो कि जो चीज़ें हमने एग्जाम्पल में आपको लिखा उसको दो पार्ट में हम बांटेंगे यहाँ पे सेंटेंस को। तो सबसे पहला आपने सीखा सर सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को अभी हमने डिफाइन कर दिया है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है, जो काम कर रहा है, जो वर्कर है, डूअर है। लेकिन एक और बात है कि प्रीडिकेट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। जो भी करेगा पूरा, ठीक है, वो हमारा प्रीडिकेट के नाम से जाना जाएगा। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी वाक्य में बचे सब के सब प्रीडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े प्यार से आप चीज़ को समझेंगे। अगर मान लो कि हमने कहा मान लीजिए कि हमने कहा कि ही इज़ प्लेइंग, ध्यान से समझिएगा, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस को यहाँ पे हमने लिखा, ही हमारा भैया मेरे सब्जेक्ट है, इस बात को समझिएगा। इज़ को आप कहते हो हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हमारा हुआ मेन वर्ब, क्रिकेट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये तो बात आपको हम पहले बता चुके हैं। अब इसको तो तुम सब्जेक्ट कह दिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, आपको समझ में आया। लेकिन इस सब्जेक्ट के अलावे जो भी आपको यहाँ तक दिखा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस सब को मिलाने के बाद आप इसे कहोगे प्रीडिकेट। क्या कहोगे? यही है हमारा प्रीडिकेट। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब के पहले वाला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सारा का सारा प्रीडिकेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा अ गुड बॉय, क्या बोला? अ गुड बॉय, है ना, हैज़ इनवाइटेड मी। चलो एक करा है कि एक अच्छा, सॉरी यहाँ पे हमने बुक लिख दिया है, गुड बॉय लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम काट कर हटा देते हैं। यहाँ आ जाइए, हमने कहा कि अ गुड बॉय हैज़ इनवाइटेड मी। अब कोई एक प्यारा सा लड़का है, अच्छा लड़का है, जो मुझे बुलाया है, इनवाइट किया है। चलो एक सेंटेंस है, तो यहाँ तक की बात करोगे ना कि जो अ गुड बॉय, ये वाला पूरा बात, अ गुड बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और जैसे ही इसके बाद जो भी आपका दिखा, ये सब के सब कहलाएगा प्रीडिकेट। मतलब क्या सीख गए कि सब्जेक्ट के अलावे जो भी बचेगा वो प्रीडिकेट होता है। जैसे मान लो कि हमने कहा कि आई एम
आई एम अ टीचर में हम आपसे पूछें कि आई क्या है, तो कहना है कि सर सब्जेक्ट है, और एम अ टीचर क्या है, तो आपको कहना है कि सर ये है आपका प्रीडिकेट। समझ में आ गया सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या होता है? आई होप कि याद रखना ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी दिखेंगे वर्ब के बाद से सारा चीज़ को हम प्रीडिकेट के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये सब्जेक्ट प्रीडिकेट आज के बाद आप ना भूलेंगे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसको हमें नरेशन में, है ना, सीखना है, जानना है, तो यहाँ पे सीख लें थोड़ा सा इसके बारे में क्या होते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के ना प्रकार कितने तरह के होते हैं, तो कहा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने तरह के होते हैं? आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आप चीज़ को सीख पाइएगा, ठीक है। ये ऐसा चीज़ है कि छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मिस करोगे तो आगे पछताओगे, जो तुम मुझे छोड़कर जाओगे बड़ा पछताओगे। हम नहीं बेटा, इस काइंड्स ऑफ सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। आओ अब देखो, तो पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ना, एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस डेट मेक्स अ स्टेटमेंट। क्या बनाता है? स्टेटमेंट। हमने इसको सिंपल डिफाइन करना चाहा तो बोला कि मेक्स अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब हुआ कथन, तो कथन बनाने वाले को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब कहो सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे थोड़ा सा ध्यान से। हमने आपसे कहा कि ही इज़ अ डॉक्टर। वह क्या है? एक डॉक्टर, एक कथन है। इसी कहानी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शी इज़ नॉट एन इंजीनियर। यहाँ पे भी एक सेंटेंस है, ठीक है। तो ये बात को समझिएगा, एक कहानी को याद रखना है कि ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक को बोला जाता है अफर्मेटिव। क्या बोलोगे आप? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। एक होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो असर्टिव के ही 2 पार्ट हो गए, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहो, ऊपर में हमने लिखा है कि ही इज़ अ, है ना, डॉक्टर। एक ऐसा सेंटेंस है, आप कहोगे सर ये पॉजिटिव है, लेकिन नीचे लिखा है भैया मेरे कि सी इज़ नॉट एन इंजीनियर। एक ऐसा सेंटेंस हुआ, तो आपको कहना है सर ये है निगेटिव। मतलब समझ में आ गया, असर्टिव 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो हमारा है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? वैसा सेंटेंस, ध्यान समझना, वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस डेट आस्क्स। क्या करता है? आस्क्स अ क्वेश्चन। जो आपसे क्वेश्चन पूछे वो हमारा है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहना चाहेंगे, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे कहा कि वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हो? ये हमने आपसे क्वेश्चन किया, है ना, वेयर डू यू लिव। एक यह भी कह सकता है कि एम आई टीचिंग यू। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? बोलो यस सर, है ना। एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? आपका जवाब, है ना। चलो बिल्कुल। तो ये क्या है? हमने आपसे क्वेश्चन किया। तो याद ये रखना है मेरे भैया कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, ये भी आपके 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? एक को आप बोलते हो यस नो क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? यस नो क्वेश्चन। और एक को बोला जाता है WH क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाएंगे, है ना। एक का जवाब हाँ या ना में मिलेगा, एक का जवाब आपको सेंटेंस में देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ
कि एम आई, ध्यान देना, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपका जवाब क्या होगा, यस या नो। पढ़ा रहा हूँ तो यस, नहीं पढ़ा रहा हूँ तो नो। लेकिन अगर बेटा हम ये आपसे कह दें कि वेयर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो क्या बोलोगे, यस। ऐसे कैसे, आपको जवाब देना होगा ना, आई लिव इन पटना, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन इंडिया, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो आपको एक क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब काम आने वाला है नरेशन में। अगला से मिलो, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इम्पेरेटिव का मतलब इम्परेट करने वाला, इम्परेट का मतलब होता है प्रेरित करना, जो सेंटेंस आपको कुछ करने और न करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे बात को समझिएगा, वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है। ये नहीं कि शताब्दी एक्सप्रेस मान लेना है, चलो ठीक है। एक्सप्रेसेस क्या करता है, आपको ऑर्डर देने का काम करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपसे एडवाइस करता है। ये सेंटेंस को कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझेंगे आप तो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। अगर मान लो सपोज कि हम आपसे कहें कि गो देयर, वहाँ जाओ। अब आप ही बताओ मेरे भाई, ये गो देयर वहाँ जाने के लिए आपको क्या किया गया है? कहो सर ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर है, इम्परेटिव होगा। कोई ये भी तो कहता है कि प्लीज़, क्या कह रहा है आपसे, प्लीज़ हेल्प मी, है ना। किसी को मदद चाहिए होता है तो आपसे क्या करेगा, कहिए सर हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी रिक्वेस्ट ही करेगा। चलो रिक्वेस्ट किया। अगर कोई आपसे बोलता है कि लव योर कंट्री, क्या करो जी, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो। अब अपने देश से प्यार करने के लिए हम आपको क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। आपका देश है, आपका एक फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि आप अपने देश से बेहद प्यार करें, ठीक है। हाँ, जान से भी ज़्यादा। पहले देश, उसके बाद पहले माँ, है ना, मातृभूमि, उसके बाद कोई बच्चा आता है, संतान आता है कि नहीं। चलिए, हमें अपने देश के लिए दिल में प्यार होना चाहिए। तो यहाँ पे बात समझो, ये सब के सब इम्परेटिव है। एक बात सीखो, हमने अभी एक बात आपको कहा था कि बाबू कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सब्जेक्ट वर्ब से बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो बताओ, जब सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस होगा? कहो सर आपने तो इम्परेटिव सेंटेंस लिखा है, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे एक बात याद रखना है मेरे भैया कि एक चीज़ होता है जिसको नाम देते हैं यू, यू यहाँ पे छुपा हुआ होता है। जैसे कोई कहता है आपको कि गो देर, हाँ भैया आप ही से बोल रहे हैं, गो देर वहाँ जाओ, मतलब यू गो देर ना, आप वहाँ जाओ। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे यू हमेशा छुपा हुआ होता है। जब नारेशन और वॉइस बनाएंगे वहाँ पे बताएंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हो जाता है, यू आर एडवाइज टू हो जाता है, ठीक है ना पॉइंट। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव क्या होते हैं, याद रखिएगा, वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करेगा मेरे भाई, ये एक्सप्रेस करता है विश को, किसको, विश को, डिजायर को, है ना। कोई प्रे है, प्रार्थना है, ब्लेस है, कोई आशीर्वाद दे रहे हो, कोई कर्स भी करता है, श्राप भी देता है, ये सारे एक्सप्रेस करने वाले को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से चीज़ को हम कवर कर रहे हैं और आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। बस जुड़े रहना है, बने रहना है मंतोष सर के साथ, ठीक है। चलो, जैसे अगर मान लो कोई कहता है आपसे, है ना, कि क्या लिखा यहाँ पे, हमने बोला गॉड, क्या बोल दिया, गॉड ब्लेस यू, सुने होंगे आप बहुत बार, गॉड ब्लेस यू, है ना। ये आपको क्या किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना। माँ बाप कहते हैं गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद देते हैं ना। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका दोस्त ऐसे भी बोलता है कि मे यू, है ना, गेट सक्सेस, जाओ सफल हो जाओ, पास हो जाओ, है ना, उसकी इच्छा है। अगर आपकी बर्थडे होती है तो आपका दोस्त आपको विश करता है ना, आप जियो हज़ारों साल, नहीं बोलता है। आजकल तो अनलिमिटेड वाला चला हुआ है फैशन, अनलिमिटेड साथ कहेगा। ऐसा लग रहा है बेटा कि जैसे 2, 4, 5 हज़ार साल जीने वाला है ना। पता है ऐसा क्यों बोलता है? वो बेटा पनीर खाने के लिए बोल रहा है। अगर वो नहीं बड़ा फेंकेगा तो तुम उसको खिलाओगे नहीं, खाने के बाद कहेगा कि तू 65 साल से ज़्यादा। चलो ठीक है, ऐसे ही बोल रहे हैं, याद रखिएगा। हम लोग विश करते हैं ना,
कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दीर्घायु हो, आप जियो हजारों साल, आपकी उम्र लंबी हो। ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आई होप कि ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट से मिलते हैं। अगला है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, अ सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस, वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है, क्या करता है जी, सडन फीलिंग को, किसको, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कहो सर कैसे, तो बात को समझेंगे। अगर मान लो कि विराट कोहली का अगर आप फैन हो, मारता है छक्का, तो आप क्या बोलते हो, व्हाट आ, है ना, क्या बोले, ब्रिलियंट, है ना, सिक्स, है ना, बोल दोगे नहीं, वाह क्या छक्का है। ये क्या एक्सक्लामेटरी है, ऐसा नहीं ना कि वाह हम पूछकर बोलते हैं दोस्त से। अगर दोस्त एक और देख रहा है बैठ कर आपके साथ मैच, ऐसा नहीं बोलते हो भाई भाई वाह बोले, नहीं बेटा, आपके एक खुद से निकलने वाला है, व्हाट अ ब्रिलियंट सिक्स, है ना। अगर कोई काम कर रहे हो कुछ, है ना, आपका फोटो जैसे अगर मान लो फेसबुक पे अपलोड करते हो, दोस्त आपका उधर से कमेंट करता है वाव नाइस पिक, ये वाव क्या है, सडन फीलिंग है बेटा, अपलोड आप किए हो, बेहोश उधर वो हो रहा है, वाव ऑसम, है ना। ये सब क्या है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। कोई मान लो काम ही कर रहे हो, कोई फिंगर कट जाए आपकी, क्या बोलते हो, उफ, दुख होता है ना, आई कट माई फिंगर, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं, सॉरी, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये हमारा था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हमने कवर किया। आई होप कि आपको सब बिल्कुल बेसिक से समझाएं, समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हर एक पार्ट को हम आपको पूरा कंप्लीट स्टार्ट करेंगे, फिर नाउन से, ठीक है। तो आप पूरा चीज़ को जुड़े रहें, देखें, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगर सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।